नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 12 अप्रैल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक तरफ भले ही ईरान कितनी भी कोशिश कर ले कि अमेरिका के साथ हम बातचीत करके कम से कम कोई ऐसा समझौता कर लें जिससे हमारी भी आवाम अमन और चैन के साथ रह सके, अमेरिका की भी आवाम अमन और चैन के साथ रह सके, पूरा मिडिल ईस्ट सुकून से रह सके और इसके अलावा इजराइल में भी शांति आ जाए। लेकिन कितनी भी कोशिश ईरान कर रहा है, इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इजराइल जानबूझ के सीजफायर को तोड़ने की ऐसी खतरनाक कोशिशें कर रहा है जिसके बारे में अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि एक तरफ भले ही सीजफायर की बातचीत और सीजफायर का मीडिएशन करवाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा, लेकिन पाकिस्तान अपना फायदा ना निकाल ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हां, पाकिस्तान को $5 अरब का फायदा हुआ और इसके चक्कर में पाकिस्तान ने ईरान को ही धोखा दे दिया। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के आगे कितने भयानक झूठ बोले हैं, आज एक एक झूठ को पकड़ पकड़ के ऐसा एक्सपोज करूंगा कि सारा झूठ आज इनका उड़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने ईरान के लिए एक बड़ी मदद की। अब ये मदद कौन सी है, क्या कुछ भारत ने किया, इसके बारे में भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही बातचीत कहां तक पहुंची है, क्या कुछ हो रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरे मिडिल ईस्ट की वो तमाम बड़ी खबरें पता चलेंगी जिन खबरों को देखने के लिए आपको अलग अलग चैनलों पे जाना पड़ता, जिन खबरों को देखने के लिए आपको अपने घंटों का वक्त जाया करना पड़ता। लेकिन हम एक ही वीडियो में पूरे मिडिल ईस्ट की वो बड़ी खबरें आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान जो काम कर रहा है वो काम असल में इतना आसान नहीं है। कई सारे लोग ये कह के अपना पत्ता काट सकते हैं या फिर अपना पल्ला झुला सकते हैं कि भैया ऐसा है, हम दलाल नहीं हैं, दलालों वाला काम हमसे नहीं होगा, हम ईरान के साथ और अमेरिका के साथ बातचीत करके सीजफायर नहीं करवाएंगे। लेकिन वास्तव में दोस्तों, जो काम पाकिस्तान कर रहा है वो काम आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। एकदम आप मान के चलिए कि भूसे के ढेर में सुई खोजने वाला काम किया है पाकिस्तान ने। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ईरान लास्ट मोमेंट तक बातचीत करने को तैयार नहीं था। ईरान लास्ट मोमेंट तक ये कह रहा था कि जब तक लेबनान का मुद्दा हल नहीं होगा, जब तक हमारे एसेट जो फ्रीज है उनको अनफ्रीज नहीं किया जाएगा, तब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी पाकिस्तान चाहे हाथ जोड़ता है, चाहे पांव पड़ता है, चाहे घुटनों पे बैठ जाता है, लेकिन चाहे जो उसने किया, पर उसका रिजल्ट ये निकल के सामने आया दोस्तों कि ईरान के ऑफिशियल और टॉप 2 लीडर, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वैसा आ गया, टॉप 2 लीडर, पहला जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची हैं वो, और इसके अलावा दोस्तों जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं गालिबाफ, ये दोनों अपने चार्टर्ड प्लेन से डायरेक्ट पाकिस्तान आते हैं और बातचीत करने को तैयार होते हैं। अब सुनिए, जब ये आते हैं और इनकी पूरी टीम आती है तो ये तमाम लोग आपस में पहले बैठ कर डिस्कशन करते हैं, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब डिस्कशन करते हैं, इसी दौरान दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इनसे मिलते हैं, आसिम मुनीर भी इनसे मिलते हैं, और ये तमाम मुलाकात काफ़ी देर तक चली। और इस मुलाकात में बात ही बात में पाकिस्तान ने इस बात को लेकर भी ईरान को कन्विंस कर लिया कि आप अमेरिका के साथ डायरेक्ट बात करें। सोचिए जरा, जो देश बातचीत करने को तैयार नहीं था उस देश को पाकिस्तान ने कैसे कन्विंस कर लिया कि वो डायरेक्ट बातचीत करने पे आ गया। अब सुनिए, डायरेक्ट बातचीत तो हो रही है, लेकिन ईरान ने 2 डिमांड रखी थी। भले इधर जेडी वेंस आ गए हैं, इधर जेरेड कुशनर आ गए हैं, इसके अलावा बिस्कॉप जो है वो आ गए हैं, स्पेशल इन्वॉय, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं। इनका बढ़िया धूमधाम से स्वागत हुआ। आसिम मुनीर जो है सूट टाई कोट पहने नजर आए, वो सब बात की बात है। लेकिन 2 शर्तें जो ईरान ने रखी थी, उन शर्तों का क्या हुआ। पहली शर्त जो रखी थी कि लेबनान का मुद्दा हल होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल कभी भी नहीं चाहता कि लेबनान का मसला हल हो, और खासकर इस मौके पे हो, ऐसा इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता। चूंकि कहानी ये है कि पहले तो इजराइल बहुत बुरी तरीके से पिटा और इस वजह से इजराइल के जो इससे पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो अच्छे खासे नाराज। उन्होंने कहा कि हम लोग ईरान के साथ जीत सकते थे, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की घटिया नीति और घटिया प्लानिंग की वजह से जीती जिताई बाजी हम हार गए। यानी खुद इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये बात मान रहे हैं कि ईरान ने इनको पीटा है अच्छे से। अब सुनिए, इसको लेके बेंजामिन नेतन्याहू पे उंगलियां उठ रही हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि जब तुम्हारे अंदर जीतने की कुव्वत नहीं थी तब तुमने अमेरिका को कन्विंस करके इतना बड़ा हमला क्यों मोल लिया? पहले तुम 4 मिसाइल मार आए, उसके बाद 40 दिन तक ईरान तुमको पीटता रहा। तो एक तो ये मुद्दा है कि जनता सवाल पूछ रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी जो है सारा नेतन्याहू, इन दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। और चार्जेस कोई ऐसे वैसे नहीं है, खासकर जो फॉरेन कंपनी है उन्होंने लगा दिए कि भाई हम इनके यहाँ काम करने आए थे तो काम के बदले में हमसे मोटी रकम मांग रहे थे और कह रहे थे कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट तुमको तभी करने देंगे जब तुम हमको इतना पैसा दोगे। तो इसको लेके मुकदमा भी चल रहा है। तो ऐसे हाल में बेंजामिन नेतन्याहू कभी नहीं चाहेगा कि ये जंग रुक जाए, क्योंकि एक सपना जो हर इजरायली के जहन में होता है वो होता है ग्रेटर इजराइल का। और ग्रेटर इजराइल के सपने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो फिलिस्तीन का होगा, उसके बाद लेबनान का होगा। तो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा भी पूरा करना है, ये सुनहरा ख्वाब भी दिखाना है जनता को कि हम अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, रिजल्ट चाहे जो हो। तो इसी का रिजल्ट दोस्तों ये है कि लेबनान के ऊपर आज ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने किए हैं। सोचिए, इतना क्रूशल टाइम है कि ईरान बातचीत करने को जैसे तैसे तैयार हुआ, जंग जैसे तैसे रुकी है, लेकिन इजराइल जानबूझ के इस जंग को तोड़ने के लिए आज ताबड़तोड़ हमले करता है। एक जगह लगती है नवाती एक जिला है दोस्तों, और इसी नवाती जिले में एक जिफ्ता हाईवे है। इसके अलावा दोस्तों एक जगह लगती है तौल और एक जगह लगती है तौनीन। इन तीनों ही जगहों पे इजराइल ने भयानक हमले किए और मैं चाहूंगा कि इन हमलों का वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इन तीनों इलाकों पे हमला हुआ। अब इजराइल इस पे क्लेम कर रहा है कि हमने कई सारे आतंकवादियों को मारा, हमने कई सारे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारा। लेकिन अब खबर सुनिए कि इसी लेबनान के पावर प्लांट को उड़ा दिया जहां से लेबनान की बिजली बनती थी, और कई इलाके तो दोस्तों अंधेरे में डूब गए। उसका वीडियो देखें आप। इसके अलावा दोस्तों आईडीएफ ने अपने अकाउंट से, जी हां, आईडीएफ ने अपने स्नैप अकाउंट से, अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने टेलीग्राम अकाउंट से वीडियो शेयर करने शुरू कर दिए कि किस हिसाब से आईडीएफ हमले करे और किस हिसाब से लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लोगों को मारे। और मैं चाहूंगा कि तमाम वीडियोस आप एक साथ देख लें। इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लेबनान के ऊपर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इसी बीच दोस्तों लेबनान के मुद्दे को लेके कई सारे देश बातचीत करना चाहते हैं। इसमें लेबनान भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, 1-2 देश और शामिल है। लेकिन ऐन मौके पे बेंजामिन नेतन्याहू 2 देशों के ऊपर भड़क गया और कहा कि तुम दोनों लोग नहीं आओगे। इनमें से एक देश का नाम है दोस्तों स्पेन और दूसरे का नाम है फ्रांस। इन दोनों ही देशों पे बेंजामिन नेतन्याहू भड़कता है और भड़कने के बाद कहता है कि तुम दोनों बातचीत में शामिल नहीं होगे, हम लेबनान के साथ केवल उन्हीं देशों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे जो देश हमारे फेवर के हैं। दरअसल स्पेन के जो प्रधानमंत्री उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस हिसाब से इजराइल जेनोसाइड कर रहा है इजराइल लेबनान के अंदर, वो कंप्लीटली गलत है, इजराइल को रुक जाना चाहिए। और जैसे ये बयान दिया फौरन बेंजामिन नेतन्याहू भड़कता है, स्पेन को खड़ी खोटी सुनाता है। इसके बाद अब फ्रांस भी भड़का है। यानी जो देश सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम देशों से इजराइल झगड़ा कर ले रहा, क्योंकि इरादा बड़ा सिंपल सा है कि सीज फायर नहीं करना लेबनान के साथ, ताकि जंग भड़केगी, पैसा आएगा। बाकी आप समझदार हैं। खैर इसी बीच दोस्तों बात डील, समझौता, सुलह, हक या फिर अधिकार, रुतबा, दबदबा, जो भी आप समझिए, इस टॉपिक पे ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं। दोनों चाह रहे हैं कि नैतिक तौर पे हम जीत जाएं। बातचीत में कोई एक ऐसी शर्त दोनों की मान लें, चाहे अमेरिका ईरान की मान ले, चाहे ईरान चाहता है कि अमेरिका हमारी मान ले, जिससे पूरी दुनिया के आगे ये दोनों लोग कह सके कि देखो हमने झुका दिया। लेकिन इधर पाकिस्तान दोस्तों मास्टर खिलाड़ी निकला। दरअसल पाकिस्तान ने कई सारे देशों से कर्ज लिया था, IMF से लिया था, इधर दुबई से लिया था, और ये तमाम कर्जे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि भाई साहब को चुकाना मुश्किल था। और इसी अप्रैल के अंत में इनको $5 अरब चुकाना था। हालांकि दुबई इनसे मांग नहीं रहा था, लेकिन जब सीज फायर के मुद्दे पे दुबई ने देखा कि हमारे फायदे की कोई बातचीत नहीं है, तब दुबई अच्छा खासा भड़कता है और भड़कने की बात कहता है, और सऊदी भी भड़कता है। दोनों कहते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोज से कुछ पैसा हमें भी मिले, लेकिन पाकिस्तान ने इस बारे में ईरान से कोई बातचीत की नहीं। तो भाई साहब दोनों भड़क गए। भड़कने के बाद दुबई ने अपना पैसा मांग लिया। ध्यान दीजिए,
और सऊदी ने कहा कि तुम्हारी हमसे डिफेंस डील है, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। अब देखिए पाकिस्तान इतना जहन दिमागी है कि उसने एक तीर से दो शिकार कर लिए। उसने दुबई से कहा कि हम तुमको तुम्हारा पैसा देंगे तो ज़्यादा तुम बोलो मत, और सऊदी से कहा कि डिफेंस डील हुई है तो हथियार ले लो ना। अब सऊदी खुश हो गया। खबर यह है कि सऊदी के एयरपोर्ट पे, खासकर एयरबेसिस पे पाकिस्तान के फाइटर जेट जाके खड़े हो गए। हालांकि ईरान के साथ दोस्तों बहुत बड़ा धोखा है, चूंकि ईरान ऐसे वक्त पे है कि जंग फिर से शुरू हो सकती है। जो सीज फायर हुआ है उसकी डोर बड़ी नाजुक है, बड़ी पतली डोर है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सऊदी अरब को खतरनाक फाइटर जेट देता है। और सऊदी अरब के जो वित्त मंत्री हैं मोहम्मद बिन अलहदा अच्छा खासा पैसा देते हैं पाकिस्तान को। कहते हैं कि जाओ बेटा अपना कर्ज पाट लो। यही पैसा उठा के पाकिस्तान अब दुबई के मुंह पे मार देगा, यही पैसा उठा के IMF के मुंह पे मार देगा। एक को हथियार दे दिया कि भाई हमको किसी से जंग लड़नी है नहीं, भारत हम पे हमला करेगा नहीं, हम भारत पे करने जाएंगे नहीं, तो ऐसे हाल में जो रखा है वो रखे रहने दो। लेकिन पैसा जो फंसा था वो पैसा इधर उधर करके बढ़िया खेल खेल गया पाकिस्तान। भले ही ईरान के साथ गलत हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपने देश के लिए तो बड़ा कांड कर दिया दोस्तों। खैर, इधर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कंप्लीटली पागल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने आज पोस्ट किया अपने ट्विटर अकाउंट पे और कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खाली कर रहे हैं। अब ये पोस्ट जब मैंने देखी यार मेरा दिमाग हिल गया कि भाई साहब ये कैसे खाली कर रहा, इसका तो कब्जा भी नहीं था, है ना। इन्होंने क्या कहा कि जो ईरान ने बम लगाए थे, जो माइंस बिछाई थी, वो तमाम बम, वो तमाम माइंस हम खाली कर रहे हैं। और हमारी नेवी का एक जहाज वहाँ से गुजर गया है, बाकी लोगों को टेंशन लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पीछे अपने जहाज़ों को लगा दे, अपने टैंकरों को लगा दे, बिल्कुल ना डरो। स्टेट ऑफ हार्मोज सुरक्षित हाथों में है, बिल्कुल ना डरो। लेकिन अब सुनिए दोस्तों, इन्हीं के यहाँ का एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम। शायद आप में से कोई ऐसा होगा जो ये कह दे कि मैंने न्यूयॉर्क टाइम का नाम नहीं सुना। एवरी सिंगल पर्सन इज वेल नोइंग दिस चैनल। हर आदमी बहुत अच्छे से इसको जानता है कि भाई न्यूयॉर्क टाइम, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा चैनल। उसने खबर छापी है कि भाई साहब ईरान ने जो माइंस बिछाई थी उसकी लोकेशन अब ईरान ही भूल गया। मतलब जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उसको आराम से ना तो पार किया जा सकता है और ना ही उसको सुरक्षित किया जा सकता है। दरअसल कहानी ये है कि माइंस ईरान इस वजह से बिछाई थी ताकि भविष्य में भी वहाँ से कोई जहाज गुजर ना पाए, और जिसको गुजरना हो हमसे पूछे कि माइन कहाँ है, तब उससे कहें कि देखो तुमको पार होना, हम तुमको दूसरा रास्ता बताते हैं, $2 लाख हमको दे दो, ठीक है, $2 मिलियन कायदे से। इसी वजह से उसने अलग अलग जगहों पे माइंस बिछा दी थी। न्यूयॉर्क टाइम खुद कह रहा है कि भैया माइंस की लोकेशन किसी को नहीं पता, हमारे यानी अमेरिका के जो सैटेलाइट हैं वहाँ पे घूम रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट भी उन माइंस को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऐसे हाल में स्टेट ऑफ हार्मोज को खाली नहीं किया जा सकता। इधर डोनाल्ड ट्रंप फेंकम फेंकी लगाए हैं। दूसरा बयान कि नेवी का जहाज गुजर गया, तो उस पर ईरान का क्लेम निकल के सामने आया है कि जहाज आया तो था, नेवी के जो शिप्स हैं आए तो थे, लेकिन हमने फौरन वार्निंग दी और अल्टीमेटम दी और कहा कि आधे घंटे के अंदर यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो। अब जैसे हमने ये बात बोली, आधे घंटे के अंदर अमेरिका को नेवी का जहाज वहाँ से लौट गया। और कई सारे मैप भी ये चीज़ दिखा रहे हैं, खासकर मधवेंद्र कुमार बड़े माने जाने पत्रकार हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने एक चीज़ दिखाई कि कैसे स्टेट ऑफ हार्मोज पे जहाज अभी भी खड़े हैं। तो भाई साहब अगर आपका इतना ही दबदबा था, आपने सारे माइंस हटा लिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, तो ये जहाज निकालो ना। सऊदी आपका अपना छोटा भाई है यार, वहाँ से लेके निकलो। वाई आर यू गेटिंग पैनिक। खैर, इसी बीच दोस्तों भारत से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि भारत ने दूसरी बार ईरान के लिए मदद की खेप भेज दी है। और इस मदद की खेप में दवाएं हैं, खाने के वो सामान जो कई महीनों तक चल सकते हैं, जैसे आटा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, ये तमाम चीज़ें भारत ने भेजी। साथ ही जो ड्राई फ्रूट हैं उसको भी ईरान की मदद के लिए भेजा। कई सारे जो लाइफ सेविंग दवाएं हैं वो भी ईरान के लिए भारत ने भेजा। और ईरान के एम्बेसी को लेकर अच्छा खासा शुक्रगुजार है भारत का। Bismillahirrahmanirrahim. I consider it my duty to sincere gratitude to the people and the government of India for their sympathy and solidarity with the people and the government of Islamic Republic of Iran in these difficult times. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। इसी बीच दोस्तों एक ऐसी खबर, एक ऐसा वीडियो निकल के सामने आ रहा है जिसको देखने के बाद दोस्तों नायक मूवी की याद आ गई। जी हाँ, सीरियसली एकदम नायक मूवी की याद आ गई। ऐसा काम केवल नायक मूवी में हुआ था, बाकी हमने नहीं देखा। आज नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर बालिन शाह हैं, बाकायदा सड़कों पे ऐसे ही घूमते नजर आ जाते हैं।
रिक्शे पे बैठे लोगों से हाथ मिलाते नजर आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि किसी गांव का प्रधान हो। और मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, गांव के प्रधान में भी उससे ज़्यादा एटीट्यूड होता है। बाल इंसान ने वो काम किया है जिस काम के लिए कायदे से इनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। सोचिए, अपने यहाँ के सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया और कहा कि चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे दरोगा, चाहे एसपी, चाहे आईपीएस, मतलब चाहे कॉमन पर्सन, चाहे ब्यूरोक्रेट, चाहे पॉलिटिकल पर्सन, डज नॉट मैटर, चाहे डिप्लोमेट, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सोचिए जरा, अब ये फैसला लिया है तो सरकारी स्कूलों का क्या स्तर पहुंच जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वीआईपी कल्चर खत्म। मतलब ये नहीं कि मंत्री जी की गाड़ी आ रही तो ट्रैफिक रोक दिया गया, ट्रैफिक में मंत्री जी भी फंसेंगे, उसमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा। ये बड़ा फैसला लिया। इसके अलावा दोस्तों, करप्शन के सारे मामलों की निष्पक्ष जांच पड़ताल करने का आदेश दिया और साथ ही पुलिस को अधिकार दिया कि आप किसी की भी गाड़ी चेक कर सकते हैं, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर की ही नहीं क्यों ना हो। मतलब नो स्पेशल ट्रीटमेंट। आप सोच के देखिए अगर सेम चीज हमारे देश में हो जाता। आज विधायक का, मंत्री का, सांसद का काफिला निकलता है, बच्चे का स्कूल है, लड़की बेचारी अपने स्कूल के एग्जाम के लिए परेशान है, किसी का भाई, किसी की माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन मंत्री जी का काफिला निकलेगा, 20 मिनट आधे घंटे पहले ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। सोचिए, आपके ही राज्य में मुख्यमंत्री का दौरा होता है, 5 जगहों पे सड़कें बंद कर दी जाती हैं, पूरा जिला एक तरह से कर्फ्यू में आ जाता है। क्या सीएम साहब का दौरा है, मंत्री जी आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं। वहीं नेपाल से आप देखिए, क्या वहां पे कौन सी अराजक चीज हो गई। सोच का फर्क होता है दोस्तों, ओनली सोच का। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।